देखो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ चुके हैं कि सभी प्रतिरोधों में धारा का मान एक समान रहता है और जो विभवांतर रहता है, वोल्टेज रहता है, वो अलग अलग होता है। समांतर क्रम में जस्ट उसके अपोजिट होगा कि वोल्टेज तो सब में क्या रहेगा, समान, और धारा क्या होगी, अलग अलग। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा परिपथ या ऐसे प्रतिरोध, दो या दो से अधिक ऐसे प्रतिरोध जिन पर विभवांतर का मान एक समान हो, क्या कहलाएंगे, समांतर प्रतिरोध या फिर समांतर क्रम संयोजन। तो इसको देखो डिफाइन करने के लिए हम पहले इसको समझते हैं। हम यहाँ पे 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2 और ये प्रतिरोध है R3। देखो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन हम क्या कह सकते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे प्रतिरोध जिनमें विभवांतर का मान एक समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। या दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिनमें या जिनके सिरों पर विभवांतर एक समान हो, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। या फिर देखो इसको दूसरा हम इसके स्ट्रक्चर से भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु पे ए पे मान लेते हैं तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पे जुड़ा हो, तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसको समझने के लिए इन दोनों पॉइंट को जहाँ से हमने जोड़ रखा है, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हम एक V वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे, V वोल्ट की बैटरी, ये प्लस है, ये माइनस है। तो देखो जैसे ही हम बैटरी से जोड़ेंगे ये परिपथ कंप्लीट हो जाएगा और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि बैटरी में जो धनात्मक या धन सिरा है, इसका धनाग्र है, वहाँ से धारा आएगी और वापस पूरे परिपथ में घूम के माइनस पे वापस सेल में प्रवेश कर जाएगी। यानी बाहर कहाँ से निकलेगी, सेल में, प्लस से, और अंदर कहाँ से आएगी, सेल में, माइनस से। तो प्लस से बाहर आएगी धारा, माइनस पे वापस अंदर आ जाएगी। मान लेते हैं यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी हो रही है, आई, तो वापस इसमें भी कितनी आएगी, आई धारा ही आएगी। लेकिन देखो जैसे ही ये धारा इस ए बिंदु पे पहुँचेगी, अब यहाँ पे केवल एक ही शाखा नहीं है, कितनी शाखाएँ हैं, 1 2 3 3 शाखाएँ हैं। तो धारा कितने भागों में बटेगी, 3 भागों में, एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक भाग इधर। जो R1 में धारा जा रही है उसको हम मान लेते हैं I1, जो R2 में धारा जा रही है उसको हम मान लेते हैं I2, और जो R3 में धारा जा रही है उसको हम मान लेते हैं I3। तो इस बार देखो तीनों प्रतिरोधों में धारा क्या है, अलग अलग, और यदि धारा अलग अलग होगी तो वोल्टेज क्या होगा, एक समान। देखो वोल्टेज समान कैसे रहता है, यहाँ पे बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस है। तो हमेशा किसी भी बैटरी पे याद रखो, यदि ये V वोल्ट की बैटरी है तो ये विभवांतर होता है V वोल्ट, जिससे इसके धनात्मक सिरे पे वोल्टेज V रहता है और ऋणात्मक सिरे पे वोल्टेज हमेशा कितना मानते हैं, 0। ऋणात्मक सिरे पे वोल्टेज विभव हमेशा 0 माना जाता है और धनात्मक सिरे पे विभव हमेशा V माना जाता है। जब इनका हम अंतर लेते हैं तो V - 0 बराबर किसके आता है, V के, और उसको हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो इस बैटरी का वोल्टेज विभवांतर कितना है, V, उसका मतलब इसका प्लस सिरा है उस पर V वोल्ट है, V विभवांतर है, पोटेंशियल है, और माइनस पे 0 पोटेंशियल है। तो देखो यदि इस पे V रहेगा तो इस पूरे परिपथ में इन सिरों पे V होगा और इन सिरों पे क्या रहेगा, 0। यहाँ पे देखो V वोल्ट है, ये लाइन सीधी जा रही है। तो जब तक कोई भी अवयव कनेक्ट ना हो तब तक वोल्टेज चेंज नहीं होगा। कैसे अवयव का मतलब, जैसे मान लो ऐसे 2 प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, इस सिरे पे V वोल्टेज है, तो ये V वोल्टेज यहाँ तक V रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक आ गया प्रतिरोध,
ये अवयव है, प्रतिरोध आ जाए, ट्रांजिस्टर आ जाए, आपका संधारित्र आ जाए परिपथ में, तो वो वोल्टेज को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। जब तक इनमें से कोई भी अवयव नहीं होगा वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे V वोल्ट है, लेकिन यहाँ बदल जाएगा तो यहाँ पे आएगा जो होगा V डैश, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज डिफरेंस उत्पन्न होगा। इसीलिए जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन था उसमें वोल्टेज क्या आ रहा था, अलग अलग। लेकिन देखो समांतर क्रम में जब हम देखेंगे, यदि यहाँ पे V वोल्टेज है तो यहाँ तक V वोल्ट ही रहेगा। यहाँ यदि 0 वोल्ट है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0 वोल्ट ही रहेगा। उसके बाद देखो जैसे इन तीनों सिरों में हम जाएंगे तो यहाँ पे एक कनेक्टिंग वायर है यहाँ तक, तो इन तीनों सिरों में इस बिंदु की हम बात करें तो यहाँ भी V वोल्ट होगा, यहाँ भी V वोल्ट होगा, यहाँ भी V वोल्ट। इधर बात करें तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक कोई भी अवयव कनेक्ट नहीं है। अब देखो इसके सिरों पे यदि हम विभवांतर निकालें तो V माइनस 0 कितना होगा, V। इसके सिरों पे विभवांतर निकाले V माइनस 0, V। इसके सिरों पे विभवांतर निकाले V माइनस 0, V। मतलब जो बैटरी का विभवांतर है वो ही विभवांतर इन तीनों के सिरों पे रहता है। इसलिए हम कह देते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पे वोल्टेज का मान क्या रहता है, एक समान, और धारा का मान क्या रहता है, अलग अलग। तो यहाँ पे वोल्टेज V होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस V होगा, और यहाँ पे भी वोल्टेज डिफरेंस V होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि समांतर क्रम संयोजन में जो विभवांतर है वो तो रहेगा समान, और जो धारा रहेगी सभी प्रतिरोधों में धारा वो होगी भिन्न भिन्न, अलग अलग, भिन्न भिन्न। ये दोनों चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी है। अब देखो इसका डेरिवेशन यदि हम करें तो देखो I धारा यहाँ से जा रही है, I1, I2, I3। इस बार तीनों में क्या बदल रही है, धारा बदल रही है। तो जो भी चीज़ चेंज होती है हम उसका समीकरण बना सकते हैं। I बराबर धारा किसके इक्वल आएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको समीकरण 1 बना देंगे, क्योंकि यहाँ से I धारा जा रही है, उसके बाद इस बार धारा बदल रही है तो धारा का समीकरण। श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज बदल रहा था, वो हमने वोल्टेज का समीकरण बनाया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ तीनों में धारा चेंज हो रही है तो धारा का समीकरण I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। सबसे पहले समीकरण हो गया। उसके बाद देखो प्रत्येक प्रतिरोध पे हम ओम का नियम लागू करेंगे। इस प्रतिरोध पे लागू करें तो V बराबर, इस प्रतिरोध में धारा कितनी जा रही है, I1, इसका प्रतिरोध कितना है, R1। तो ओम के नियम से आप क्या कह सकते हो, V बराबर I1 R1। भाई इसमें वोल्टेज V है, इसका प्रतिरोध R1 है, इसमें धारा कितनी आ रही है, I1। तो केवल इस प्रतिरोध के लिए ओम का नियम क्या होगा, V बराबर I1 R1। यहाँ से I1 का मान कितना आता है, I1 का मान V अपॉन R1। इसको समीकरण 2 बना देंगे। ऐसे ही इस प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लागू करें तो इसका प्रतिरोध R2, धारा I2 और विभव क्या है इसका V। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं V बराबर क्या आएगा, I2 R2। तो यहाँ से I2 का मान कितना आएगा, ये आएगा V अपॉन R2, समीकरण नंबर 3। और ऐसे ही तीसरे प्रतिरोध के लिए यहाँ से I3 निकालो तो देखो V, इस पे वोल्टेज कितना है V, धारा कितनी है I3, प्रतिरोध कितना है R3। तो V बराबर आ जाएगा I3 R3। तो यहाँ से I3 का यदि हम मान निकालें वो आ जाएगा V अपॉन R3। I3 का मान कितना आएगा, V अपॉन R3। ये समीकरण नंबर 4। देखो 2, 3 और 4 से मान हम एक में रख सकते हैं, I1, I2 और I3 का। तो समीकरण 2, 3 व 4 से एक में मान रखने पर, तो देखो ये समीकरण 1 में मान रखिए, आ जाएगा I बराबर, I1 का मान कितना आ रहा है V अपॉन R1 प्लस I2 का मान कितना आ रहा है V अपॉन R2 प्लस I3 का मान कितना आ रहा है V अपॉन R3। इसको समीकरण 5 बना देते हैं, समीकरण नंबर 5। अब देखो हमें इन तीनों का एक तुल्य प्रतिरोध बनाना है जिससे हम I की वैल्यू निकाल सकें।
तो तुल्य प्रतिरोध को हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं कि ऐसा परिपथ या ऐसा प्रतिरोध जिसमें विभवांतर और धारा का मान अपरिवर्तित रहता है, क्या कहलाता है? तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे भी हम एक तुल्य प्रतिरोध डिफाइन कर लेते हैं। मान लो तुल्य प्रतिरोध है, इसको बैटरी से 20 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया, तो समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो RP ले लेंगे, इसमें धारा आई जाएगी, आई धारा। तो यहाँ से ओम का नियम क्या लागू होगा? V बराबर IR, R की जगह क्या लेंगे? RP। अब हमें देखो इस समीकरण 5 के लिए I की वैल्यू निकालनी है, तो I का मान यहाँ से क्या आएगा? I बराबर V अपॉन RP। क्या आएगा I का मान? I बराबर V अपॉन RP। ये I का मान आप समीकरण 5 में रख सकते हो। I का मान समीकरण 5 में रखने पर, I का मान समीकरण 5 में रखने पर, देखो I का मान रखेंगे, ये हो जाएगा V अपॉन RP इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V अपॉन RP, V को यहाँ से कॉमन ले लें तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखो आता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ जाता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/RP सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और इन दोनों के आधार पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के आधार। अब समांतर क्रम संयोजन की कुछ कंडीशंस है वो हम देख लेते हैं। देखो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं, जो समांतर क्रम संयोजन उसमें मान लेते हैं दो प्रतिरोध है जो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं। तो मान लेते हैं R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। यानी ऐसे हम दो प्रतिरोध ले लें, ये R1 है, ये R2 है। यहाँ पे A बिंदु ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं कोई B बिंदु, और आपसे पूछ लिया जाए R1 R2 का तुल्य प्रतिरोध बताओ इनके बीच का। तो देखो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/RAB। सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/RAB। A और B के बीच में हम याद कर रहे हैं 1/RB। यहाँ देखो देखो इन दोनों का ये सिरा यहाँ मिल रहा है, इन दोनों का ये सिरा यहाँ मिल रहा है, यानी ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। सिंपल सा लिख भी दिया हमने। ये इनका पहचानने का तरीका ये है कि आप A और B से एक बैटरी जोड़ सकते हो और देख सकते हो कि इनमें धारा समान जा रही है या इनका विभवांतर समान है, जिससे हम आसानी से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को समझ सकें। तो देखो फॉर्मूले का अकॉर्डिंग हम लिख देंगे 1/R1 प्लस 1/R2। इसको आगे सोल्व करें हम 1/RAB इक्वल, यहाँ R1 R2 क्या आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा, इधर आएगा R2 और इधर आएगा R1। इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम लिखते हैं RAB तो ये आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है।
जब भी आपसे पूछा जाए कि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, R1 R2 उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तीन प्रतिरोध जुड़े हो तो R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 कॉम्बिनेशन में चलता है वो, डायरेक्ट नहीं कर सकते R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 वो गलत हो जाएगा। तीन प्रतिरोध जुड़े हो तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, R1 कोमा R2 व R3 हो तब, जैसे तीन प्रतिरोध हम ले लें, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये बिंदु है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3। तो एक तो तरीका है सिंपल, इसको लिख सकते हैं 1/RAB बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 R3 वहाँ लघुत्तम आएगा, फिर तीनों को लघुत्तम ले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उससे देखो फॉर्मूला आता है RAB बराबर R1 R2 R3 तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे देखो ये दो के कॉम्बिनेशन में चलेंगे। अब R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये आएगा जब तीन प्रतिरोध आ जाएं तो उनका तुल्य प्रतिरोध हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। बाकी आप आसानी से इस मेथड से भी इनको सोल्व कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आप अपना समय बचा सकते हो आसानी से। तो ये हमारा हो गया दो प्रतिरोध या फिर तीन प्रतिरोध जब समांतर क्रम संयोजन में जुड़े। इसका दूसरा मेथड देखते हैं हम। तो यदि R मान के स्मॉल n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, तब तुल्य प्रतिरोध आपको R मान के n प्रतिरोध दे दिया, यानी सभी प्रतिरोधों का वैल्यू तो सेम है, मान समान है प्रतिरोध का, लेकिन संख्या उनकी स्मॉल n है, तो उस कंडीशन में उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है R/n, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत काम आता है, उससे हमारा काफ़ी समय बच जाता है R/n। तो उसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमने अभी एक दो प्रतिरोधों के लिए फॉर्मूला लिखा था, ये R है, ये R है, ठीक है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला आया था अभी RAB बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 का मान भी R है, R2 का मान भी R है, आप यहाँ रख सकते हो RAB बराबर R इंटू R अपॉन R प्लस R। तो R स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2R, एक R से R क्या हो गया कैंसिल आउट, तो RAB इक्वल टू कितना आया R/2। यानी जब दो प्रतिरोध है तो दो का भाग दे दो एक R में, R/2। यदि ये तीन प्रतिरोध होते, ये R, ये A सिरा और ये B सिरा, लगातार यदि तीन प्रतिरोध जुड़े हैं समांतर क्रम में, तो देखो इन सोल्व करने के लिए हम अभी फॉर्मूला जो हमने लगाया था वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार उस फॉर्मूले से हम देख लेते हैं। वो हमारा फॉर्मूला था RAB इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। यहाँ इन तीनों R की यदि हम वैल्यू पुट करें तो
तो आर ए बी इक्वल होगा आर इंटू आर इंटू आर अपॉन आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर। यानी देखो ये फॉर्मूला हमारा बन गया आर ए बी बराबर ऊपर हो गया आर क्यूब और नीचे आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर 3r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, आर बचेगा, आंसर क्या आएगा r/3 r/3। यानी देखो जब 3 प्रतिरोध है r/3, 2 थे r/2, 4 होंगे तो r/4, 5 होंगे तो r/5, तो n होंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा r/n। तो यदि तुम्हें सभी प्रतिरोध समान दे दिए जाएं और सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा r/n। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक, इसके अलावा देखो हम बात करें इसमें तीसरी कंडीशन कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है उस तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। यानी इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ हमें छोटा प्रतिरोध, मान लो आपके पास 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध है और आपको काम में 2 ओम का लेना है, तो उनको किस प्रकार से हम जोड़ें। तो उनको यदि हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध रहता है उसका मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या आता है, छोटा, जबकि श्रेणी में उल्टा था, सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा मान था तुल्य प्रतिरोध का मान। इसके अलावा इनमें शक्ति 6 देखें यदि हम समांतर क्रम संयोजन में शक्ति 6, तो देखो शक्ति के 3 फॉर्मूले रहते हैं। यहाँ वोल्टेज सेम है तो हम V²R लिखेंगे, P बराबर I²R, V²/R, ये V × I, ये 3 फॉर्मूले हम काम में लेते हैं। इस बार वोल्टेज सेम है तो फॉर्मूला हमने V²/R का ले लिया। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा सेम थी, हमने लगाया था I²R। यहाँ वोल्टेज सेम है, कौन सा काम में लेंगे, P बराबर V²/R। और समांतर क्रम में हम जानते हैं V क्या होता है, समान, और V समान रहता है, इसको हम समानुपाती के चिन्ह में ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा 1/R। यानी समांतर क्रम संयोजन में जिस प्रतिरोध का मान अधिक होगा उस पे शक्ति 6 क्या रहेगा। यानी समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा शक्ति 6 उतना ही कम, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में जितना अधिक प्रतिरोध का मान था शक्ति 6 भी उतना ही क्या था, अधिक। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसके अलावा देखो हम कंडीशन देखते हैं दोनों की कॉमन। ये कंडीशन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमारे काम आती है कि यदि स्मॉल n प्रतिरोधों को प्रारंभ में इसमें R मान के हैं, यदि स्मॉल r मान के स्मॉल n प्रतिरोधों को प्रारंभ में, श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब। तो देखो दोनों कंडीशन हमें लगनी है। पहले मान लो आपके पास स्मॉल n प्रतिरोध है ऐसे, उनको पहले हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, डैश डैश डैश, ये n प्रतिरोध, ये A बिंदु, ये B बिंदु है, ये भी R मान का है, ये भी R मान का है, और n प्रतिरोध है वो भी R मान का है। तो इनको श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो इनका RS सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा N × R के इक्वल NR। और जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर
ये हमने अभी देखा है, यदि n प्रतिरोध जिनका सबका मान कैपिटल R हो या समान हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध Rp कितना आता है, R/n। ये दो कंडीशन हमारे पास आ गई कि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मान आएगा NR और समांतर क्रम में जोड़े तो मान आएगा R/n। अब इससे देखो हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। यदि इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें हम, RS दोनों का गुणनफल यदि हमें निकालना हो RS इंटू RP, तो ये आएगा NR इंटू R/n, यानी n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो RS इंटू RP इक्वल आएगा R² के। ये एक रिजल्ट सामने आता है। तो आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए R मान के n प्रतिरोध है तो इनके समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन का गुणनफल कितना होगा, इनके समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन का गुणनफल कितना होगा। तो इन दोनों को गुणा किया किसके इक्वल आ रहा है, R, यानी 3 ओम का है तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 9। अब यदि एक में दूसरे का भाग दे दिया जाए तो क्या होगा, हम RS अपॉन RP निकालें, RS अपॉन RP, तो ये आएगा NR इंटू R/n। n ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RS अपॉन RP बराबर आ जाता है n² के। RS अपॉन RP किसके आ जाता है, इक्वल n² के। यानी आप यहाँ से यदि आपको RS पता है और n पता है तो RP निकाल सकते हो, RP पता है n पता है तो आप RS निकाल सकते हो। ये दोनों का क्या आ गया, इनका अनुपात। तो ये इनके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। मैंने नोट्स में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेम इसी कंसेप्ट में डाल रखा है, वो आपको नोट्स के साथ में देखना है। नेक्स्ट अब देखो इनके जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के वो क्वेश्चंस हम चेक करते हैं। देखो इसके उदाहरण देखें, देखो उदाहरण हम सिंपल उदाहरण से स्टार्ट करेंगे। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ये कोई ए बिंदु है और यहाँ कोई बी बिंदु है। ये 2 ओम का प्रतिरोध, ये भी है 2 ओम का प्रतिरोध और ये भी है 2 ओम का प्रतिरोध। आपसे पूछ लिया जाए ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताओ, यानी आपको RAB कैलकुलेट करना है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करना है। तो देखो तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अभी हम देख चुके हैं कि इन सभी प्रतिरोधों को मिला के हमें एक प्रतिरोध बनाना है, केवल उस एक प्रतिरोध का मान कितना होगा। अब बनाने के लिए देखो हमें एक सिंपल, या तो सारे श्रेणी क्रम में मिल जाए या सारे सिंपल समांतर क्रम में मिल जाए, तो हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब श्रेणी और समांतर एक साथ आ जाए, हमें एक बार में ना पता चले कि कौन सा श्रेणी है कौन सा समांतर है, तो फिर हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में ये ए सिरा है और ये बी सिरा है। यदि हम यहाँ से चले एक प्रतिरोध है, लेकिन उसके बाद इस एक से एक नहीं 2 प्रतिरोध जुड़ रहे हैं और उनसे फिर बी बिंदु जुड़ रहा है, तो पहले हमें सबसे सिंपल जो परिपथ है, सबसे छोटा जो मान है वो देखना है। उसको देखने का तरीका क्या है, आपको लगातार 2 देखने हैं, 2 या 2 से अधिक, या तो आपको मिल जाए श्रेणी क्रम में या आपको मिल जाए समांतर क्रम में। यानी आपको 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध ऐसे ढूंढने हैं जो या तो लगातार श्रेणी क्रम में हो या लगातार समांतर क्रम में हो, उनको वहीं पे ही सोल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन से हम समझते हैं कैसे, देखो इसका यदि हम आंसर देखें, आंसर तो जब हम यहाँ से चलेंगे, एक सिरे से चलना स्टार्ट करना है जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है। ये एक आ गया, अब इसके बाद में कोई श्रेणी में नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको अभी सोल्व नहीं करना है क्योंकि इसके साथ में कोई श्रेणी में है ही नहीं। यहाँ गए हम, ये
अब इसके जस्ट नीचे और इसको हम देखें तो दोनों समांतर क्रम में है। ये इतना परिपथ यदि हम देखें तो इसका ये वाला सिरा इस बिंदु पे आ गया, इसका ये वाला सिरा इस बिंदु पे आ गया, इसका ये वाला सिरा इस बिंदु पे और इसका ये वाला, यानी ये दोनों किस क्रम में है? ये दोनों है समांतर क्रम में, समांतर क्रम। तो इन दोनों को हम यहीं पे ही सोल्व कर सकते हैं। क्यों? दो प्रतिरोध 2 ओम और 2 ओम के यदि समांतर क्रम में आ जाएं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हो? आर इक्विवेलेंट, आर इक्यू, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कैसे निकालते हैं? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी ये 4/4 बराबर 1 ओम। तो इन दोनों को जब हम सोल्व करते हैं तो कितना निकल के आता है? 1 ओम। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 1 था, ये हमें सेम रखना है, 2 ओम था, अब भी 2 ओम रहेगा। इनको हमने सोल्व कर लिया और उससे कितना माना है? 1 ओम। तो यहां हम एक प्रतिरोध बना देंगे, एक प्रतिरोध, क्योंकि ये दोनों इससे कनेक्ट थे, इससे कनेक्ट, ये होगा, ये होगा। लेकिन अब इन दोनों को सोल्व किया, कितना बन गया? 1 ओम। और ये बी बिंदु इससे जुड़ा हुआ है, ये बी बिंदु आ गया, नया परिपथ हमारा ये हो गया। इन दोनों समांतर क्रम को हमने सोल्व किया तो नया परिपथ क्या आ गया? ये। फिर से वही करना है हमें, लगातार देखना। देखो ये श्रेणी में आ गया, इससे जुड़ा हुआ है कि ये भी श्रेणी में आ गया, कि हम बी पे पहुंच गए। इसका मतलब अब केवल 2 प्रतिरोध बचे हैं और जो दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत अच्छे से आता है। कितना होता है? R1 प्लस R2, यानी 2 + 1 बराबर 3 ओम। तो इन दोनों के बीच में हम क्या लिख सकते हैं? 3 ओम, यानी ये हमारा हो जाएगा ये बी 3 ओम। अब ए और बी के बीच में देखो कितना प्रतिरोध बचा है? केवल 1 प्रतिरोध, और जो ये 1 प्रतिरोध बचा है यही हमारा क्या है? तुल्य प्रतिरोध। यानी इन प्रतिरोधों को हमें इस प्रकार से सोल्व करना है कि लास्ट में केवल 1 प्रतिरोध बचे, और हमें हर एक क्वेश्चन में श्रेणी या समांतर मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते। उसके सोल्व करने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, उसको समझने का ढंग अलग अलग हो जाता है। बस बाकी आपको पहचानना ये पड़ेगा सबसे पहले कि श्रेणी और समांतर किस प्रकार से हमें देखना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं RAB का मान जो आएगा, तुल्य प्रतिरोध आएगा RAB, वो आएगा 3 ओम के इक्वल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये ले लेते हैं, ये बिंदु। आपसे पूछ लिया जाए ये प्रतिरोध ले लेते हैं, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 2 ओम है। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो देखो ए सिरा ये है, बी सिरा ये है, इन दोनों के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखो सीधा हम यदि यहाँ पे देखें ऐसे, ए से बी की ओर जाएं तो केवल एक ही प्रतिरोध आ रहा है और अकेला प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध के इक्वल ही है। लेकिन यहाँ केवल एक ही रास्ता नहीं है ए से बी पे जाने का, यहाँ ए से बी पे जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता, इसमें एक ही प्रतिरोध है, इसको सोल्व हम करें ना करें, क्योंकि एक ही अकेला ही है। लेकिन जब हम इस रास्ते से जाएंगे तो कितने प्रतिरोध आ रहे हैं? एक 4 ओम आ रहा है और एक 2 ओम आ रहा है। यानी इस रास्ते से जाने पे आ रहे हैं 2 प्रतिरोध और इससे जाने पे आ रहा है 1 प्रतिरोध। दोनों को हमें सोल्व करना होता है। यदि अंत में एक ही प्रतिरोध बचे तो उसको तो श्रेणी या समांतर बना ही नहीं सकते। लेकिन 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध आ रहे हैं तो उनको हम श्रेणी या समांतर मान के सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ए से बी की ओर देखना होता है। बस 2 रास्ते हैं तो दोनों रास्तों पे देखा तो ऊपर वाले रास्ते पे 2 प्रतिरोध आ रहे हैं। यहाँ से गए 4 ओम 2 ओम, तो देखो लगातार आ रहे हैं। ये 4 ओम था, फिर इससे कनेक्ट हो गए 2 ओम आ गया, तो ये लगातार दोनों आ जाएं। यानी धारा यदि इधर से 5 एम्पियर है तो दोनों में कितनी जाएगी? 5 एम्पियर। है यहाँ से आई धारा जा रही है तो 4 और 2 में कितनी आएगी? आई एम्पियर धारा ही जाएगी। यानी धारा इन दोनों में क्या रहेगी? समान। तो ये दोनों किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में।
तो यहाँ पे 4 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है। यदि उनको हम सोल्व करें R इक्विवेलेंट 4 + 2 = 6 ओम, कितना आ जाएगा 6। तो इन दोनों की जगह हम एक प्रतिरोध बना सकते हैं। देखो ये नीचे वाला सेम रहा, ये ए बी, ये 2 ओम था, अकेला प्रतिरोध है, उसका श्रेणी समांतर कुछ होता ही नहीं। इन दोनों को सोल्व किया, ये दोनों श्रेणी में थे, तो कितना आ गया 4 + 2 6 ओम। तो देखो इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे बना सकते हैं जिससे 6 ओम, ये बनाने में आसानी है। बाकी आप बनाने में देखो कुछ बच्चे ऐसे बना देते हैं, इसको जो तुल्य प्रतिरोध है इसको आप ऐसे बना देते हो कई बार, जैसे इसमें डिजाइन आ रहा है ऐसे करके, ऐसे ये 6 ओम होगा 6 ओम में। लेकिन आपको इसको इस तरीके से बनाना है जो किसी ना किसी पैटर्न में आए और उसको आप आसानी से सोल्व कर सको। तो ये दोनों थे, इनको हमने ऐसे बना लिया है। हमें इन दोनों के बीच में एक प्रतिरोध जोड़ना है 6 ओम का। अब आप उस प्रतिरोध को ऐसे घुमा के जोड़ते हो या थोड़ा सा आयत के रूप में बना के जोड़ते हो, वो आपकी मर्जी है। ये 6 ओम है, ये 2 ओम है। अब देखो वापिस यदि हम देखें तो ए और बी के बीच में नीचे भी एक प्रतिरोध है, ऊपर भी एक प्रतिरोध है। अब और ये दोनों यदि हम देखें तो ये दोनों ए बिंदु से जुड़ रहे हैं, इनका ये सिरा बी बिंदु से जुड़ रहा है, तो दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और इस समांतर क्रम में है तो इसका R इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, R1 R2 अपॉन R1 + R2 जो फॉर्मूला था। यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो 6 × 3 = 18 और 6 और 3 9, यानी ये आ जाएगा 2 ओम। कितना आ जाएगा 2 ओम। तो देखो ये ए बिंदु है। अब इन दोनों को सोल्व करने पे कितना आ रहा है 2 ओम, यानी इन दोनों के बीच में आप एक तीसरा प्रतिरोध लगा सकते हो, वो 2 ओम। और ये इनका क्या है, तुल्य प्रतिरोध, यानी RAB = क्या आ गया 2 ओम आ गया। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। ए और बी के बीच में पूछा है तो ए और बी से कितनी शाखाएं जा रही है। यदि ए और बी के बीच में केवल एक ही प्रतिरोध है, उसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, पहले दूसरों को सोल्व करो। फिर लास्ट में पैटर्न ऐसा बनेगा कि वो दोनों समांतर या श्रेणी में आएंगे, फिर उनको सोल्व करना है लास्ट में। देखो इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ये 2 ओम 4 ओम 4 ओम 2 ओम। आपको ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा, हमें ए बिंदु से स्टार्ट करना है और बी पे पहुंचना है। कितने पॉसिबल रास्ते हैं, देखो एक रास्ता तो ये रहा और एक रास्ता ये रहा। जब इस रास्ते से जाएंगे तो कितने प्रतिरोध आ रहे हैं, बी तक पहुंचने में केवल बी तक जाना है, उससे आगे नहीं घूमना। हमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ए से बी तक पहुंचना है बस। तो ए से बी पे जब हम जा रहे हैं तो 2 प्रतिरोध आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, पहले 2 ओम आए फिर 4 ओम। और जब भी लगातार आए तो कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम, यानी ये दोनों किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में। और यदि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो इनका R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 + 4 = 6 ओम। इन दोनों का कितना आ गया 6 ओम। उसके बाद देखो ऊपर वाले को भी हम यही सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से जा रहे हैं ए से बी पे हमें पहुँचना है, ये कितना है 2 ओम और ये कितना है 4 ओम। और ये दोनों भी क्या लगातार है, बिल्कुल दोनों लगातार है। तो 2 + 4 कितने हो जाएंगे 6, यानी इधर भी R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2 ओम + 4 ओम = 6 ओम। तो यहाँ से हम एक इसका परिपथ बना सकते हैं। देखो ए और बी के एक तरफ तो है 6 ओम और दूसरी तरफ भी है 6 ओम। तो यहाँ मान लो ए बिंदु है, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये यहाँ से गया, ये बी बिंदु है, ये 6 ओम। फिर यहाँ से गया ये बी बिंदु, ये भी कितना है 6। यानी अब 2 की जगह केवल हमें कौन सा प्रतिरोध लेना है, एक ही काम में लेना है। अब देखो
ए और बी के बीच में इधर भी एक प्रतिरोध है, और ए और बी के बीच में इधर भी एक प्रतिरोध है, यानी दो प्रतिरोध बचे। दोनों का एक सिरा ए पे जा रहा है, दूसरा सिरा बी पे। कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। उस समांतर क्रम संयोजन में हम जानते हैं आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 18/9 बराबर 2 ओम। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं ए और बी के बीच में, लास्ट ए और बी के बीच में 2 ओम, यानी आर ए बी इक्वल आ जाएगा 2। इस चीज़ का ध्यान रखना है, आर ए बी इक्वल 2 ओम। तो ये इनको सोल्व करने का तरीका। अब देखो इसी क्वेश्चन में हम क्या चेंज कर सकते हैं। मान लो बी बिंदु मैं यहाँ ले लेता हूँ, बी बिंदु यहाँ, तो इसका आंसर बदल जाएगा। देखो अब बी बिंदु यहां ले लिया हमने, और ए और बी के बीच में प्रतिरोध निकालना है। देखो ए से बी पे जाने पर, जब हम ए से बी इधर जाएंगे तो केवल एक प्रतिरोध आ रहा है, तो इस एक को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही है, वो श्रेणी समांतर में होगा ही नहीं। जब इस रास्ते से जाएंगे तो बी तक पहुंचने में 3 प्रतिरोध आएंगे इस बार, ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम। पहले कितना आ रहा है? 2 ओम, उसके बाद 4 ओम और उसके बाद 4, और तीनों लगातार आ रहे हैं, मतलब इस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है तो देखो इसको हम कर सकते हैं, इसका आर इक्विवेलेंट यदि हम निकालें तो 2 + 4 + 4 ये आ जाएगा 10 ओम। यानी जब हम इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे श्रेणी क्रम में, 4 + 4 + 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10, तो कितना ओम आ जाएगा? 10 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। तो इसको हम देखो किस प्रकार से लिख सकते हैं। ए बिंदु है, इनके बीच में एक प्रतिरोध हमें पहले से ही दे रखा है, ये बी बिंदु है, ये हो गया 2 ओम, ठीक है। और यहाँ हमें लेना है 10 ओम, यानी यहाँ आ गया, ये आ गया 10 ओम, 10। अब देखो दोनों किस में आ गए लास्ट में, यदि हम देखें, देखो इन तीनों का एक बना दिया 10 ओम, ये 2 ओम पहले से ही था। अब ये भी इस सिरे से जुड़ रहा है, दोनों का एक ही बिंदु पे, दोनों का एक ही बिंदु पे, दोनों समांतर में आ गए। समांतर में आ गए तो आर इक्विवेलेंट इनका हम निकाल सकते हैं, R1 R2 यानी 10 × 2 बटे R1 + R2, 10 + 2, तो 10 दूनी 20/12। ये इसको सोल्व करें हम तो 10/6 या 5/3, तो आर ए बी यानी फाइनल जो हमारा परिपथ बनेगा वो बन जाएगा, ये आ रहा है 5/3 ओम, और ये आ गया बी। तो केवल एक लास्ट में बचता है, और ये आर इक्विवेलेंट कहलाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं आर ए बी इक्वल टू 5/3 ओम। तो इस कंडीशन में देखो आंसर बदल गया। जब बी बिंदु यहाँ था तो आंसर आ रहा था 2 ओम, और जब बी बिंदु हमने यहाँ ले लिया तो आंसर आ रहा है 5/3 ओम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें किन दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बिल्कुल आसान इजी क्वेश्चंस हमने किए हैं। अभी हम जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। अब एक देखो जो हमारे बोर्ड में पूछा गया है उस प्रकार का हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये ए बिंदु है, ये आ गया बी बिंदु, और ये बीच में कुंजी लगी होती है, कुंजी के ये प्रतिरोध है 4 ओम, 8 ओम, 8 ओम और 4 ओम, ये कुंजी की। अब क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन पूछते हैं ए व बी के मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। मध्य
तुल्य प्रतिरोध। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध जब, जिसमें पहली कंडीशन पूछ लेगा कुंजी के खुली हो और दूसरी कंडीशन पूछेगा कुंजी